क्या हालचाल है योगिता? सर कैसे हालचाल है? हमने ठीक उसमें है। ऑर्गेनिक की सीटें ऐड कर दी। हाँ सर, देखी थी मैंने। 34 एक सीटें हैं। जी। प्रदीप, ओ प्रदीप, जी सर। प्रदीप, जी उसमें सर। ऑर्गेनिक की सीटें ऐड कर दी हैं किसमें सर? ऐप में। इसमें क्लास ऐप में? हाँ, क्लास ऐप में। ठीक है सर। तो आपको क्या करना है? उनको निकलवा के सर कर लेंगे उसको। नहीं, 10 दिन में आपको सबकी आंसर की बना के भेजनी। आंसर की भेजनी है क्या? हाँ, बना देंगे। मतलब आपको करनी है। आंसर की नहीं, तो उसमें हम भी ऑनलाइन बना। करें या यदि ऑनलाइन करें या उसको ऑन निकलवाई करें सर? ऑनलाइन नहीं, वो ऑफलाइन है। अच्छा। वो ऑफलाइन है। तो उसको फोटो कॉपी निकलवा देंगे सर उसकी। नहीं, फोटोकॉपी क्यों निकालता, उसी में ही कर लेना। अच्छा। उसमें करता जा और आंसर की बनाता जा। ठीक है। हमको भेज दे आंसर की बनाकर, हम उसे ठीक है चेक सर। कर देंगे। ठीक है सर। हाँ, हम उसे चेक कर देंगे, ठीक है। है ना। ठीक। हम उसको चेक कर देंगे जो, और साथ में क्लास में सॉल्व करा देंगे। रात को भेजी थी क्या सर आपने? हाँ यार, रात को ही टाइम मिलता है 10 बजे के बाद। हाँ, मैंने रात को देखे थे, मैसेज आ रहे थे। वो सर हाँ। सोए नहीं अभी तक। क्या करें अब तेरी चिंता लगी रहती है, हमें हो जाए तो बहुत बढ़िया है। जी सर। जी सर। नहीं तो नहीं तो हमें पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा फिर। मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा सर। है। ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। अच्छा, तो डालो भैया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके। ठीक। हिंदी में कहेंगे दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहला बात पढ़ते हैं और वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी से हमें ऐसा लगता है कि कैंसर का इलाज हो रहा है, ठीक है ना। पर कीमोथेरेपी का मतलब है किसी भी बीमारी का किसी केमिकल की हेल्प से इलाज करना। ओके, कोई डाउट इतने में? तो कीमोथेरेपी का मतलब है किसी भी केमिकल की हेल्प से किसका इलाज करना, किसी बीमारी का इलाज करना। ठीक है ना, कोई डाउट है इतने में? नो सर। बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। जी। तो अब हम तो डाल लो, कीमोथेरेपी का मतलब लिख लो, किसी भी बीमारी का केमिकल की हेल्प से इलाज करना कीमोथेरेपी कहलाती। और इसमें जो हम केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं उसको ड्रग्स कहते हैं। ड्रग्स, उसको हम हिंदी में कहते हैं दवाई। अब दवाइयों को हमने क्या है, कई सारे टाइप्स पे डिपेंड कर रखा है, मतलब क्लासिफाई कर रखा है। तो इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ड्रग्स में, मतलब दवाई में, वो है एंटीपायरेटिक। तो ये हो जाएगा एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक को प्रदीप हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिहारी। ज्वर रोधी। इसे तापहारी, तापहारी नहीं कहते, हाँ। तापारी या ज्वर रोधी। ज्वर रोधी। ठीक है ना। तो ये क्या है, टेम्परेचर को कम कर देता है।
ये बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है। तो अब क्वेश्चन आएगा कैसे कम करता है? ये हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। ये हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। तो जब ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं तो उसमें से ब्लड में से इवोपरेशन, बाष्पीकरण बढ़ जाता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो एंटीपायरेटिक का काम है ताप को कम करना, ताप को कम करना। और इसके लिए हम कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, और जो सबसे पहली दवाई है वो है एस्पिरिन। एस्पिरिन का फॉर्मूला हम सबने ऑर्गेनिक में देखा था, ये होता है। इसका नाम आ जाता है, इसका नाम आरजू ने बता रही है। आरजू क्या होगा? एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और इसका एक नाम और भी होता है, कोई बता सकता है? इसका एक दूसरा नाम भी चलता है, और वो दूसरा नाम जो चलता है वो होता है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल में ऊपर OH होता है और नीचे NHCOCH3 होता है। देखो किसी को डाउट है क्या? और तीसरा है फेनेसिट, है तीसरा है फेनेसिटिन। फेनेसिटिन में हम ऊपर इसको OCH3 कर देते हैं, नहीं OC2H5 लगाते हैं, और नीचे यही ग्रुप होता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि फिनॉल एसिडिक होता है। तो जब हम इस पैरासीटामोल को लेते हैं तो पैरासीटामोल के लेने से पेट में एसिडिटी हो जाती है OH की वजह से। तो अब हमने उसका C2H5 कर दिया, तो अब ये पेट में एसिडिटी नहीं करेगा, ये पेट में एसिडिटी नहीं करेगा। क्लियर? कोई डाउट? आगे सर, इसका बढ़े। नाम दोबारा बताना क्या है? इसका पैरासीटामोल, और नहीं, ये है फेनेसिटिन। ठीक है, तो हम इसको फेनेसिटिन के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़े भैया। जी सर। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं। यहां पर लिख सकते हो कि ये एस्पिरिन जो है वो हार्ट अटैक को भी बचाती, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, और हार्ट अटैक में ब्लड वेसल्स चिपक जाती है। तो जब हम इसको इमीडिएट ले लेंगे तो ये ब्लड वेसल्स को फैला देगी, तो हार्ट अटैक का खतरा कुछ कम हो सकता है, ऐसा नहीं कि बची जाए। आगे बढ़े। एंटीपायरेटिक के बाद में हम पढ़ेंगे एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक को हिंदी में कहते हैं दर्दनाशी। दर्दनाशी, तो लिख देते हैं दोनों। और ये वाला चैप्टर याद करने वाला ज्यादा है। तो ये दर्द का नाश करते हैं, ये हमें दर्द से छुटकारा मिलाते हैं, पर दर्द ऐसा होना चाहिए जिसका छुटकारा संभव हो। ठीक है ना? तो अब ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं नॉन नार्कोटिक, ऐसे सब्सटेंस जिनकी आदत नहीं पड़ती, जिनकी आदत नहीं पड़ती है उनको हम नॉन नार्कोटिक कहते हैं। और जो दूसरे वाले होते हैं उनकी हमें आदत पड़ जाती है। जैसे किसी की सरकारी नौकरी नहीं लगी तो दारू पीने लगा, तो अब कुछ दिन तो दर्द से छुटकारा मिलेगा, पर फिर दारू की आदत पड़ जाएगी। या कोई अफीम चाटने लगा, तो अफीम से कुछ दिन तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी दिमाग की, पर कुछ दिनों बाद फिर रोज अफीम चाहिए,
हाँ, तो जो हम पहले एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वो है नॉन नार्कोटिक टाइप की, और नॉन नार्कोटिक का पहला एग्जाम्पल एस्प्रिन है। एस्प्रिन एंटीपायरेटिक के साथ साथ दर्दनाशी भी है, और पैरासीटामोल। ये दोनों ही हमें दर्द से छुट्टी दिलाती, दर्द से छुट्टी दिलाती। इसके बाद एक तीसरा भी है जिसका नाम है नोवलजीन। तो नोवलजीन भी हमें यही काम कराती। तीसरा है जो आजकल ज्यादा चल रही है, और वो है आईब्यू। ठीक है ना, प्रोफिन। इसकी स्ट्रक्चर वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी बना देते हैं। इसकी स्ट्रक्चर ये है, ये आइबोफिन की स्ट्रक्चर है। और आजकल जो सबसे ज्यादा चल रही है वो होती है डाइक्लोरोफेनिक। तो जो सबसे ज्यादा दवाई आजकल बाजार में बिक रही है वो है डाइक्लोरोफेनिक। और डाइक्लोरोफेनिक की स्ट्रक्चर ऐसी होती। हाँ जी, CH2CONA, यहां पर NH ClCl, और ये डाइक्लोरोफेनिक के स्ट्रक्चर, कोई बहुत ज्यादा काम की नहीं। ठीक है ना। अब हम चल रहे हैं नारकोटिक वाली टाइप में। नारकोटिक वाली टाइप, नारकोटिक वाले वो है जिनकी हमें आदत पड़ जाती है, और इनसे क्या है, दुनिया रंगीन दिखाई देने लगती है कुछ दिन के लिए, और कुछ दिन के बाद फिर सीधा अंधेरा हो जाता है। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल है, इसको खाने से आदत पड़ जाती है, और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है मॉर्फिन। ये बहुत ही अच्छा दर्दनाशक है, मॉर्फिन। तो मॉर्फिन की स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा, तो देखते हैं मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा। तो मॉर्फिन की स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 रिंग बना ली, और दोनों रिंग से OH जोड़ दिया। ठीक है, कोई डाउट है इतने में। और यहां पर एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाकर O लगा दिया, और ऊपर एक बेंजीन रिंग और बना दी, बेंजीन रिंग जैसी, और उससे जोड़ दिया अपना NCH3। क्लियर है। अब क्योंकि ये गलत बन गया, क्योंकि 2 है नाइट्रोजन के तो बॉन्ड 3 होते हैं, तो इसने 2 बॉन्ड तो बना दिए। एक बॉन्ड ये इसके साथ यहां बनाता है, इस जगह पर। तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि मॉर्फिन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जेई में ऐसे क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। तो मॉर्फिन में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन कौन से? OH, और सेकेंडरी है कि टर्सरी अमीन है? अरे बताओ कौन? टर्सरी अमीन है, तो ये लिख लो है। तो इसमें फिनॉल है, इथर है, और टर्सरी अमाइन है। इसके अलावा हेरोइन भी ले सकते हैं, और मेथाडोन भी ले सकते हैं। मेथाडोन भी ले सकते हैं।
और जो नारकोटिक्स है वो मेनली अफीम से बनते हैं, ओपियम से, और मैरिजुआना प्लांट से निकलते हैं। पहले ये यूएस में बैन थी अफीम, अभी अभी अफीम से वो हटा लिया है। अब हम चलते हैं और देख रहे हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरोधी। ठीक है ना, पूर्तिरोधी कहते हैं। बताता जाइए भैया, हमें भूल जाते हैं हम। एक लाइन यहां पे और लिख लेना, जो हेरोइन है, हेरोइन एक्चुअल में मॉर्फिन ही है, और ये मॉर्फिन का डाई एसीटेट है। मॉर्फिन के डाई एसीटेट को हम कहते हैं हेरोइन। मतलब मॉर्फिन में चेंज करके, इसका एसाइलेशन करके हेरोइन बनाई जाती, और लाखों डॉलर का प्रोडक्ट, लाखों डॉलर का कारोबार है इनका, नारकोटिक्स का। तो हम चल रहे हैं एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक होते क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, लेकिन जीवित ऊतकों को, लिविंग टिश्यूज पर कोई भी अटैक नहीं करते। तो देख लो, अंडरलाइन कर लो। तो ये क्या करेंगे? माइक्रोब को नष्ट, लेकिन लिविंग टिश्यूज पर क्या करेंगे? लिविंग कोई टिश्यूज प्रभाव नहीं पर पड़ती। कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? और इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है डिटॉल, और ये सबसे ज्यादा बार एग्जामों में पूछा हुआ है कि डिटॉल किस किस से मिलकर बनता है। इसको मिलाने के लिए क्लोरोजाइलिनोल हम और दो प्रोपिनोल। तो इसके लिए एक तो क्लोरोजाइलिनॉल को मिला देते हैं, प्लस दूसरा टर्पीनॉल को मिला देते हैं। जो क्लोरोजाइलिनॉल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, CH3OH, CH3 और Cl। तो इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? फिनोल और एल्किलाइड, एरिलाइड। ठीक है ना, अरे, और जो टर्पिनॉल है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती। तो टर्पिनॉल में पूछ सकता है वो कौन सा अल्कोहल है ये? 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है ना, 3 डिग्री अल्कोहल। हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे और उसका नाम है बाईथायोनल। एंटीसेप्टिक का अगला एग्जाम्पल है बाईथायोनल, और इसको एज ए डिओडोरेंट यूज करते हैं, मतलब दुर्गंध नाशक। अगर किसी को ज्यादा, किसी के बॉडी में से बैड ऑर्डर आती है, ठीक है ना, तो इससे नहा सकता है वो। इसको नहाने से इसकी बॉडी में खुशबू तो नहीं आती, पर बदबू आना बंद हो जाती। जनरली जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आदमी नहीं लगा सकता। तो किसी किसी के पसीने की बहुत बदबू आती है, और ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? बता तो जरा अर्जु, कौन कौन से फिनोल, एरिलाइड। इसमें फिनॉल है, क्लोरीन है, और सल्फर है, मतलब थायोईथर है, थायोईथर। ठीक है ना, छोटे पेपर में केवल बस याद रखो कि बाईथायोनल का यूज करते हैं किसमें? बदबू को खत्म करने में। अगला आयोडीन।
आयोडीन का नाम होता है टिंचर ऑफ आयोडीन। हिंदी में भी इसको टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। तो टिंचर ऑफ आयोडीन होती क्या है? तो टिंचर ऑफ आयोडीन होती है आयोडीन का 2% अल्कोहलिक सोल्यूशन। मतलब आयोडीन को 2% अल्कोहल के सॉल्यूशन में डोल लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ डाइज हैं जिनका जो इसमें काम आती हैं, और वो डाइज एक और सब्सटेंस है CH3, जो हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा था आइडोफॉर्म। और इस आइडोफॉर्म फ्री आयोडीन देता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑर्गेनिक वालों के लिए कि जब ये टूटता है तो क्या बनता है? जब ये आयोडोफॉर्म टूटता है तो एसिटिलीन और आयोडीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस रिएक्शन को लिख लो। इसके अलावा जेनेटिन बायोलेट, ये एक डाई का नाम है, और एक मिथाइलिन ब्लू, इसको भी एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। मिथाइलिन ब्लू को हम डीएनए को शायद रंगने के काम में भी यूज करते हैं। कोई बता सकता है क्या? है? है? हाँ, है ना, करते हैं ना डीएनए को रंगने के लिए लैब में। दूसरा हमारा सेलॉल है। सेलॉल हमने कभी बनाया है क्या प्रदीप? बनाया है सर, तो बता दो कैसे बना था। फिनोल में बना था सर। अरे तो बता, रिएक्शन लिख देते हैं। योगिता, योगिता, आरजू, हर्षित, जब हम सैलिसाइक्लिक एसिड की रिएक्शन फिनॉल के साथ में कराते हैं तो हमें ये मिल जाता है जो फिनॉल सेलॉल कहलाता है। और सेलॉल क्या है? इंटरनल एंटीसेप्टिक है, आंतरिक पूर्तिरोधी है। मतलब अगर बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है भैया। जनरली गले लास्ट में में क्या अगर है कोई दिखाई नहीं दे रहा। लास्ट में C6H5 है। लास्ट में C6H5 दिख गया। हाँ सर। इसका नाम है फिनाइल सैलिसिलेट। नाम भी लिख लो भैया, फिनाइल सैलिसिलेट। सबसे पहले काम याद रखना, स्ट्रक्चर पे मत जाना। सबसे पहले काम याद रखना, उसके बाद में स्ट्रक्चर पे जाना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। वो सीधे सीधे पूछेगा सेलॉल का काम क्या है। अब आ गए हम डिसइंफेक्टेंट की तरफ। बता योगिता, डिसइंफेक्टेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? बोल प्रदीप। है? इसको हम जीवाणुरोधी कहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ लिविंग टिश्यूज को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो क्या हम इससे नहा सकते हैं क्या? हम इससे नहीं नहा सकते, क्योंकि ये हमारे स्किन को खराब कर देगा। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ लिविंग टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसका नाम है फिनॉल।
अगर फिनॉल इतने % हुआ तो एंटीसेप्टिक या पूर्ति रोधी का काम करेगा, लेकिन अगर ये 2% हुआ तो डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा, अर्थात जीवाणु रोधी का काम करेगा, वो चलता है। ठीक है, तो अगर फिनॉल का कंसंट्रेशन इतना हुआ, अगला एग्जाम्पल हमारा ये है, इसको 1% भी कर सकते हो भैया। अगला एग्जाम्पल है हमारा SO2। तो 12th क्लास में पूछा जाता है कौन सा सब्सटेंस एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों का काम करेगा। तो SO2 का कोई बता सकता है यूज कहां किया जाता है? SO2 का, SO2 को या फिर सोडियम बाइसल्फाइड को लिक्विड फूड में डाला जाता है। तो बाजार में जितने भी लिक्विड खाने मिलते हैं उसके अंदर SO2 गैस छोड़ दी जाती है। तो उन फूड को या उन जूस को पीने से पहले थोड़ी देर खुला रखना चाहिए, जिससे उसमें SO2 निकल जाए। आगे बढ़े। तीसरा है क्लोरीन। क्लोरीन को हम ड्रिंकिंग वाटर में 0.2 ppm से लेकर 0.4 ppm तक मिलाया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर में डाला जाता है। कोई डाउट है? इसके अलावा लाल दवाई के नाम से KMNO4 को कुओं में डाला जाता है, ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। क्लियर? आगे बढ़े भैया। देखो डिसइंफेक्टेंट में किसी को डाउट है क्या? हम आगे चलते हैं और नया ड्रग्स पढ़ने जा रहे हैं, और उस नए ड्रग्स का नाम है ट्रैंक्विलाइजर। तो बता भैया प्रदीप, ट्रैंक्विलाइजर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रशांतक। तो हिंदी में इसको कहते हैं प्रशांतक। ये हमारी बॉडी को शांत करता है, डिप्रेशन में भी और एंजाइटी में भी। तो ये क्या है, दो टाइप के होते हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा हार्मोन्स या एंजाइम्स होता है जो हमारे मूड को चेंज करता है? हर्षित? नॉरएड्रेनालाइन। तो ये हमारा एक हार्मोन्स है, इसको भैया लिख लो कि ये मूड चेंज करता है। अगर हमारी बॉडी में इसका अमाउंट अच्छा है तो हम हैप्पी रहेंगे, और जैसे जैसे इसका अमाउंट कम होता जाएगा हम डिप्रेशन में जाते जाएंगे। तो अब इसके डिप्रेशन को रोकने के लिए हम कौन सी 2 दवाइयां लें? और जनरली इसी में से काफी आता है। तो कोई बता सकता है कौन सी दवाइयां लें? मेप्रोमेट। तो 2 दवाइयां हैं भैया। दवाइयां तो बहुत सारी हैं, पर अपन वो ही पढ़ेंगे जो अपनी एनसीईआरटी कहेगी। आइप्रोनियाजिड, एक दवाई का नाम है आइप्रोनियाजिड और दूसरी का नाम है फेनल्जीन, फेनीजीन। तो ये 2 दवाइयां हैं जो मूड एलिवेटर का काम करती है। क्योंकि जब हम इन दोनों दवाइयों में से किसी को लेते हैं तो बॉडी में नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स का डिग्रेडेशन रुक जाता है, टूटना रुक जाता है, और जब ये टूटना कम हो जाएगा तो हम हैप्पी रहना शुरू कर देंगे। इसके बाद में और भी दवाइयां हैं, और ये है बारबीट्यूरिक अम्ल।
बार्बिट्यूरिक अम्ल यूरिया से बनता है, बार्बिट्यूरिक एसिड यूरिया से बनता है, तो हमारी बॉडी में इसका ऑटोमेटिक सिंथेसाइज होता है। तो जिन लोगों के ये बॉडी में कम बनता है यूरिन से, उनको नींद की प्रॉब्लम या डिप्रेशन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती, और ये बार्बिट्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर है। बाद में बार्बिट्यूरिक एसिड में कुछ चेंज करके, बार्बिट्यूरिक एसिड में कुछ चेंज किया तो एक नया ट्रैंकुलाइजर बन गया, जिसका नाम था क्या? सेकोनल। तो देखो सेकोनल में क्या चेंज हुआ है? नहीं, ये सेकोनल नहीं भैया, ल्यूमिनल बना है, ल्यूमिनल। और दूसरा है बर्नॉल। तो बर्नॉल की स्ट्रक्चर भी यही हो जाएगी, बस यहां पर 2 इथाइल ग्रुप जोड़ देंगे। तो अगर दोनों इथाइल ग्रुप हैं तो बर्नॉल, बर्नॉल। तो जनरली बर्नॉल का इस्तेमाल कब करते हैं? जब जल जाते हैं। हम चलते हैं और कुछ दवाइयां अभी भी बाकी हैं खाना। अगली दवाई है इक्विनिल, और इस वाले पोर्शन में से एक क्वेश्चन हर साल आ जाता है, क्योंकि जो पेपर बनाता होगा उसको भी इसकी जरूरत पड़ जाती होगी पेपर बनाते बनाते। तो अगला है इक्विनिल, और अगला वो है जो प्रदीप ने बताया था, उसका नाम है मेप्रोबोमेट। ये माइल्ड है, ये माइल्ड है, मतलब सिर्फ टेंशन ही कम करता है, नींद। और इस इक्विनिल की स्ट्रक्चर ये होती है भैया, तो बताओ इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कोई बता सकता है? ये इक्विनिल के स्ट्रक्चर है। एमाइन। तो अरे गवारो एमाइड। है, ये एमाइड है या एस्टर है? ये एस्टर है। ये रहा देखो, आगे बढ़े भैया। बढ़े फिर आगे। जी सर। तो हम देखते हैं आगे। तो भैया ये दवाइयां जरूर रट लेना। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा ट्रैंकुलाइजर में से आता है, मतलब सबसे पहले हमको एग्जाम के लिए अगर पढ़ना है तो सबसे पहले कौन सी दवाइयां पढ़ें? ठीक है, कौन सी दवाइयां? अरे बोलो भैया, कौन सी दवाइयां है? ट्रैंकुलाइजर प्रशांत। ट्रैंकुलाइजर, मतलब एग्जाम के लिए पढ़ना है तो। अब हम चल रहे हैं एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल। ठीक है ना? एंटी माइक्रोबियल का मतलब है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे। तो इसके लिए सबसे पहले पहले क्या है, ये यूज किया जाता था। और देखो ये कौन है, कौन सा ग्रुप है? डाइएजो। डाइएजो। तो एक जर्मन साइंटिस्ट था पॉल एनरिच,
तो पाउल इनरिच ने एक मिनट, इनके बापू ने भी नाम कैसे कैसे लिखे। तो पाउल हो गया, अच्छे नाम रखते, राम रखता, श्याम रखता, सही है कि नहीं। अब बताओ बच्चा, भारतीय बच्चा कैसे याद रखे इनके नाम, ना ये इलरिच है ना कुछ है। इसने क्या किया, साल्वर्सन बनाया, और साल्वर्सन में देखो आर्सेनिक की प्रॉपर्टी थी, और आर्सेनिक को इसने रिंग से जोड़ दिया। तो रिंग बना लेते हैं, मेटा पर जुड़ेगा ये, ठीक है ना, और दूसरे के, तो यहां पर OH, यहां पर NH2, और दूसरी रिंग जो होगी वो ऑर्थो से जुड़ेगी, और फिर से वही कहानी, इधर NH2 इधर OH। तो ये जो साल्वर्सन था, ये सबसे ज्यादा बिकने वाली ड्रग्स थी। तो यहां पर क्वेश्चन आएगा, इस साल्वर्सन का यूज करते कहां है। गोनेरिया में। तो इसको सिफिलिस या फिर हिंदी में गोनेरिया कहते होंगे भैया, हमें सिफिलिस की हिंदी नहीं आती। सिफिलिस का एक तो ही नाम है सर, सिफिलिस, सिफिलिस या गोनेरिया। सिफिलिस या गोनेरिया में यूज करते हैं। क्लियर। सर वो एंटीमनी का भी तो है ना, ये कौन सा कंपाउंड है? एंटीमनी का हो सकता है, मैं अभी देखता हूं, याद आएगा तो भैया बता दूंगा, ठीक है ना। आर्सेनिक के स्थान पे पहले से एंटीमनी था, बाद में शायद लगाया था। वो मैं देख लेता हूं, ठीक है ना। अरे एलओसी है है ये पॉल एर्लिच है ना, EH। हाँ, EH। तो जो साल्वर्सन से पहले जो दवाई यूज करते थे वो प्रोटोनसिल थी, प्रोटोनसिल। हाँ उसमें और उसमें एंटीमनी ठीक है है। ना। तो नहीं, उसमें भी नहीं आती एंटीमनी। तो उसकी स्ट्रक्चर और बना लो भैया प्रोटोनसिल की। नाइट्रोजन होगी सर उसमें। वो डाईएजो का कंपाउंड है, हाँ वही एक एक यहां तो एक मेटा पर, ठीक है, और उसमें 2 NH2, ये भी NH2, और यहां पर SO2H, SO2NH2। ये सल्फा ड्रग्स है, और ये सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाई थी अर्थ पर, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाई थी। ठीक है ना। और फिर अब बायोलॉजी में इसका क्वेश्चन क्या आ जाता है कि जब इसको हम खाते हैं तो बॉडी में ये सल्फा एनिलएमाइड में कन्वर्ट होती है। तो ये क्वेश्चन बायोलॉजी में स्पेसिफिकली आ सकता है। प्रोटोनसिल की जब बॉडी में डाइजेशन होता है तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर बाद में सल्फा एनालाइड की इन्होंने सिंथेसिस की। तो इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं, सल्फा एनिल एमाइड आएगा। इसको नोट कर लो भैया कि प्रोटोनसिल, इसका नाम है प्रोटोनसिल, बॉडी में किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। हाँ भाई, और मेडिकल का एग्जाम बचा ही कौन सा। और जो दूसरा कंपाउंड है सल्फ, इसकी स्ट्रक्चर ये है, और नीचे NH2, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है तो एसिड। ये सल्फा एनिलएमाइड की स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है भैया। और जो एंटी माइक्रोबियल है इन्हीं को हम एंटीबायोटिक भी कहते हैं।
इनको हम एंटीबायोटिक भी कहते हैं। अब दो दवाइयां हैं जो बहुत ज्यादा चलती हैं और उनके नाम क्या है, और जो मैंने कई एग्जामों में भी देखी है, उनके नाम है। एक तो अभी अपन देखते हैं, इसके बाद इसको हटा दे। पेनिसिलिन। लिखो, एंटीबायोटिक दो प्रकार के होते। एंटीबायोटिक दो प्रकार के होते। पहला होता है नैरो स्पेक्ट्रम। तो आरजू बता रही है तुमको नैरो स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, और दूसरे होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो कुछ ही बीमारियों का इलाज करे। जो कुछ ही बीमारियों का इलाज करे उसको हम कहते हैं क्या, नैरो। और जो एक ही दवाई कई बीमारियों का इलाज करे उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो बताते चलो एग्जाम्पल और हम लिखते जाते। तो सबसे पहले लिखते हैं हम कौन सी दवाई, एक सेकेंड, पेनिसिलिन। ये बायोलॉजी वाले सब जानते हैं, ठीक है ना, कि पेनिसिलिन नोटेटम से बनी थी और जिसने खोजा था उसका नाम था क्या, ठीक है। दूसरा है एमर्जेंट ओफ्लॉक्सिन। ये बहुत बार मैंने पेपरों में देखी है। और ये क्लोरो एम्फिनिकॉल, पर ये यहां थोड़ी आ जाएगी, फिर ये तो उधर आएगी फिर। तो हम चलते हैं और इसमें पेनिसिलिन बताओ भैया किस डिजीज के लिए यूज किया जाता है। अरे बताओ किसके निमोनिया लिए के लिए, यूज किया जाता है? निमोनिया के लिए, निमोनिया के लिए। ये निमोनिया के लिए यूज किया जाता है। बाद में क्या हुआ, बैक्टीरिया और वायरस ने इसके खिलाफ जंग छेड़ दी। अब पेनिसिलिन इनइफेक्टिव हो गई, तो पेनिसिलिन में चेंज करके दो सेमी सिंथेटिक ड्रग्स बनाए गए। और ये इंपॉर्टेंट है, हमको हर हालत में याद कर लेना चाहिए कि एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन, ठीक है ना, अर्ध कृत्रिम एंटीबायोटिक है, जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे सेमी सिंथेटिक। तो वो हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा, भैया दो सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स के नाम बताओ। और एम्स में पूछ लेगा पेनिसिलिन की फैक्ट्री कहाँ है, पिंपरी। है पिंपरी, हरिद्वार में। ये आया हुआ क्वेश्चन है एम्स में, वहां जीके भी आती है। एनसीईआरटी में दे रखा है सर। हाँ, तो दूसरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है क्लोरोएम्फिनिकॉल। तो सी तो गायब ही हो गया, क्लोरोएम्फिनिकॉल। दूसरा कोई बताएगा, टेट्रासाइक्लिन। और कोई बताएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन यहाँ आती है यार। इसमें आती है सर। हाँ, ऑफ्लॉक्सासिन। तो एक अभी हमने लिखी थी फिर हटा दी थी, और उसका नाम क्या था, तो ऑफ्लॉक्सासिन। ओफ्ला, ठीक है ना, वेरी गुड। तो ओफ्ला ऑक्सिन। हम आगे चलते हैं और एक देखना अब इम्पोर्टेंट है, और ये दवाई क्या है इसका नाम नोट कर लो। आजकल ये आ रही है डाई, ठीक है ना, जिराइन, जेड आई जिराइन।
ये एंटी कैंसर ड्रग्स है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और एक और है बेनकोमाइसिन, बेनकोमाइसिन। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको मार्क कर लेना। हम आगे चलेंगे और देखेंगे। तो भैया यहां पर देखो, शुद्ध रूप से बच्चे का टॉपिक है, टीचर का कोई काम नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, एमोक्सिलिन और एम्पिसिलिन। बढ़े आगे। हम आगे चलते हैं और देखते हैं एंटी हिस्टामाइन। एंटी हिस्टामाइन वो होते हैं जो एलर्जी को रोकते हैं। एंटी हिस्टामाइन वो है जो एलर्जी से हमको बचाते हैं। तो हर्षित तेरे को याद होंगे, है? साल्डेन। तो हम लिखते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, और पहला एग्जाम्पल है डाई, ठीक है ना, डाई मेटाप, डाई मेटाप। दूसरा है टर्फ, टर्फेन, टर्फेनाडाइन। और दूसरा है सेल्डेन, सेल्डेन। सर ये दोनों तो एक ही नहीं है क्या? टेफ्रा, ये दोनों भैया इसी का नाम है। दो ही रह गए, डाइमेटाप और सेल्डेन। अब ला, और एक और है प्रोमेथेजाइन। भैया प्रोमेथेजाइन और लिख लो एक, प्रोमेथेजाइन। अब लास्ट बचे हमारे, और लास्ट है एंटा एसिड। वो भी बता। एंटा एसिड क्या होते हैं? ये बॉडी में HCl के सीक्रेशन को बंद करते हैं, HCl के सीक्रेशन को बंद करते हैं। हमारी बॉडी में किसी भी हिस्टामाइन की वजह से स्टमक में ज्यादा HCl का सीक्रेशन शुरू हो जाता है। अब उस सीक्रेशन को कम करने के लिए हम एंटा एसिड लेते हैं। तो अब दो टाइप के होते हैं ये। एक तो वो होते हैं जो एसिड को उदासीन कर दे, एसिड को उदासीन कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। और दूसरे वो होते हैं जो एसिड का बनना बंद कर दे, एसिड बंद कर दे। तो अब वो पूछेगा किताब के हिसाब से कौन ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा अच्छा है? सेकंड वाला। तो सेकंड वाला अच्छा है, पर इसका साइड इफेक्ट होता है। अगर हमने ज्यादा दिनों तक इस दवाई को खाया तो फिर HCl का सीक्रेशन ही बंद हो जाएगा। अब देखना, इसको पहले तो देखते हैं ऐसा काम करता कौन है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो हम कोई भी मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड यूज कर लेते हैं, या फिर हम सब जानते हैं खाने का सोडा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बेसिक होता है, इसका सॉल्यूशन बेसिक होता है।
पर इस वाले में एक ड्रॉबैक होती है क्या? इसमें ड्रॉबैक ये है कि अगर हमने ये ज्यादा खा लिया, कई लोगों की आदत होती है एक इनो की जगह 2 खा लेता हूं, तो अगर हमने 2 इनो के पैकेट पी लिए तो जो एसिडिटी थी वो हाइपर एसिडिटी में बदल जाएगी, क्योंकि पेट में ज्यादा अल्कलाइन पहुंच जाएगा। तो पेट उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि स्टमक का मीडियम एसिडिक ही रहेगा, बेसिक हो ही नहीं सकता, तो बहुत सारा भर भर के टनों एसिड निकलने लगेगा। तो अब जो हल्की सी एसिडिटी थी वो हाइपर में बदल जाएगी। तो लोगों ने कहा ये अच्छी है और इसके लिए 2 दवाइयां हम यूज करते हैं। एक का नाम है सिमेटाडाइन, जिसको टैगामेट भी कहते हैं, और दूसरी का नाम है रेंटिडिन, जिसका दूसरा नाम है जेंटेक। जेंटेक से बाजार में बिकती है। जेंटेक जो भी टैक टैक है वो सब एक ही जैसी। तो ये क्या करता है, HCl के सिक्रेशन को ही बंद कर देता है। तो कैसे बंद करता है वो भी देख लो। ये हमारा एक एंजाइम्स है, और एंजाइम्स में ये उसकी एक्टिव साइट है, थोड़ी ऊपर कर देता हूं। ये इसकी एक्टिव साइट है, और इस वाली साइट को क्या कहते हैं? एंजाइम्स में ये तो एक्टिव साइट है। ये जो पीछे वाली साइट है इसको क्या कहते हैं हर्षित? एलोस्टेरिक। इसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो ये दवाई क्या करती है, इसकी इस साइट में जाकर फिट हो जाती है, और फिट हो जाती है तो इस ग्रुप को ही चेंज कर देती है। अब कोई पॉइजनस सब्सटेंस आता है गोल वाला, वो यहां ढूंढता है, उसे कोई गोल दिखाई नहीं पड़ता, तो HCl का सिक्रेशन बंद हो जाता। पर ये जब तक यहां घुसा रहेगा इसकी शेप ऐसी ही रहेगी और HCl का सिक्रेशन नहीं होगा। तो कुछ दिनों बाद लगातार ये दवाइयां खाने से HCl का सिक्रेशन बंद हो जाएगा। और HCl का अगर सिक्रेशन बंद हो गया तो बताओ फिर क्या होगा? कौन सी चीज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होना बंद हो जाएगी? प्रोटीन। तो प्रोटीन का डाइजेशन बंद हो जाएगा। और टैगामेट की स्ट्रक्चर अगर दिल करे तो लिख लो, ठीक है ना, नहीं करे तभी भी लिख लो, तब याद मत करना। तो इसमें ये आ सकता है कि जेनटेक में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जेनटेक में, सॉरी, ये टैगामेट की स्ट्रक्चर है, ये टैगामेट की स्ट्रक्चर है भैया, और जेनटेक की ये है, नहीं ओ। तो देख लो भैया कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। नीचे वाली जेनटेक है, और ऊपर वाली रेंटिडिन, सिमेटिडाइन या टैगामेट। और जनरली ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी के लिए काम की नहीं। अब हम 2 चीजें और पढ़ेंगे बस।
तो पहले हम पढ़ते हैं फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव को हिंदी में क्या कहेंगे प्रदीप? खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक। खाद्य, देख लेना भैया, द खाद्य परिरक्षक। तो ये दो टाइप के फूड होते हैं जनरली। एक फूड होता है सॉलिड और एक लिक्विड। सॉलिड के लिए तो हम सोडियम बेंजोइड का यूज करते हैं अचार में, या फिर चीनी भी डाल देते हैं, और या फिर ऑयल भी डाल देते। ठीक है। लिक्विड के लिए क्या यूज करते? प्रोपेनोइक एसिड। नहीं, आज ही तो बताया यार, सोडियम बाई सल्फाइड। लिक्विड में ये डाला जाता है, हमें जितना नॉलेज है उसके हिसाब से। ठीक है ना, वो यहीं आएंगे। ठीक है। सॉर्बिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड सॉलिड में काम आते हैं। तो हर्षित, बियर की बोतल में क्या मिलाते हैं? SO2। नहीं, बियर की बोतल में ये नहीं मिलाते। HCO3। बता भैया, है बाइकार्बोनेट। प्रदीप? ओ सोडियम प्रदीप, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। नहीं नहीं मिलाते ये भी। और बता। और तो सर क्या होता है सर? है, लिख लो। सोडियम बेंजोइट। तो बियर की बोतल में हम BHT मिलाते हैं। BHT का मतलब होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटालोइन। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटालोइन या फिर BHA, ये आ सकता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और इनको ना कभी कभी साइट्रिक एसिड के साथ में मिलाकर यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो बियर में ये मिलाए जाते हैं, और एक्चुअल में ये ना एंटीऑक्सीडेंट है। आप ब्रैकेट में ये भी लिख लेना, एंटी ऑक्सीडेंट। मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये फूड पर ऑक्सीजन के रिएक्शन को कम करते हैं। और विटामिन सी का भी काम यही है। अगर हम विटामिन सी डेली लें तो बुढ़ापा देर में आता है, क्योंकि बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट घट जाते हैं। जो लड़कियां कान छिदाती हैं, लड़के कान छिदाते हैं, इसका भी मतलब यही होता है। अगर कान ढंग से छेद किया है तो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट कम बनते हैं और बुढ़ापा देर से आता है, मतलब स्किन जल्दी से लटकती नहीं। पर वो कोई ट्रेडिशनल वाले से ही कराओ तभी होता है, डॉक्टर से नहीं। डॉक्टर को ये बात, गांव में वो क्या है, कोई दूध होता है, उसको जैसे ही कान पे लगाते हैं तो कान एकदम फूल जाता है, कान की वो नस फूल जाती है, फिर वो उस वेन्स को पायरेज कर देते, छेद कर देते। तो बुढ़ापा थोड़ी देर में आता है, आता तो है। इसलिए आप देखो, गांव में नोटिस करके देखना कि जो राजपूत बुढ़े हैं ना, उनके चेहरों पे ज्यादा दिनों तक ग्लो रहता है। अब हम
आखिरी पार्ट की तरफ जा रहे हैं और उस आखिरी पार्ट का नाम है कृत्रिम मिठास। अंग्रेजी में इसका नाम है आर्टिफिशियल स्वीटनर, है ना। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, ये हमें याद आ रहा है कि हमने कभी एक आध दिन पहले ही पढ़ा है। तो एस्पार्टेम, बताओ इसको यूज करने में क्या प्रॉब्लम है। थर्मली इंस्टेबल है ये। ये थर्मली स्टेबल है, तो केवल ठंडे खानों में, ठंडे फूड में यूज कर सकते हैं, क्योंकि गर्म करने पर टूट जाता है, गर्म करने पर ब्रेक हो जाएगा। कैसी स्पेलिंग हो गई। सैकरीन, सैकरीन भी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि सैकरीन कितने टाइम्स मीठी है। 505, 50 गुना चीनी से ज्यादा मीठी है, और इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। और अगला है हमारा सुक्रालेज। सुक्रालेज लोज, सुक्रालोज कुछ नहीं है, सुक्रोज का डाइक्लोरो डेरिवेटिव है। अगर हम सुक्रोज के 2 OH की जगह पर Cl लगा दें, अगर हम सुक्रोज के 2 OH को हटाकर, तो ये है डाइक्लोरो डेरिवेटिव। डाइक्लोरो है या ट्राइक्लोरो? नहीं, ट्राइक्लोरो है भाई, ट्राइक्लोरो होता है। अगर हम सुक्रोज के 3 OH को हटाकर ऐसा कर दें, तो एक Cl तो यहां लगेगा, दूसरा Cl यहां, मतलब सुक्रोज में कितने Cl लग गए, सॉरी फ्रक्टोज में 2 Cl तो फ्रक्टोज में, और 1 Cl ग्लूकोज वाले पार्ट में। स्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान मत देना, और ये 600 टाइम ज्यादा मीठी है चीनी से, चीनी से 600 टाइम ज्यादा मीठी। और लास्ट बची हमारी कौन सी, एलिटेम। एलिटेम, बताओ एलिटेम में क्या डिफिकल्टी है। बहुत ज्यादा 2000 गुना, वह 2000 गुना ज्यादा मीठी है। तो अगर अपने लिए भी बनाई तो कम से कम बारात के लिए चाय बनानी पड़ेगी। एक बूंद से ही, मतलब 1 किलो 2000 किलो चीनी की जगह 1 किलो चीनी के बराबर नहीं, 2000 किलो चीनी की जगह एलिटेम का 1 किलो ही काम कर जाएगा। ये 1 kg 2000 टाइम्स ज्यादा मीठी है। तो इससे हम अपने घर की चाय नहीं बना सकते, सिर्फ बारात की चाय बनाई जा सकती है।
क्या पता डाल देते हो। एक लास्ट और लिख लो भैया, ऐसे ही ज्ञान बढ़ाओ प्रोग्राम में, एंटीवायरल। एंटीवायरल में एक दवाई है जिसका नाम है HAZT। तो ये बायोलॉजी वालों के ज्यादा काम की हो सकती। नाम है 3-एजिडो, 3-एजिडो-3 डीऑक्सीथायामिडिन, डीऑक्सीथायामिडिन। और इसको HIV में लेते हैं। ये उसको नष्ट तो नहीं करती पर लड़ती है उससे। HIV को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर पाती पर उससे लड़ती है। सर 11th में फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है। है जो फर्स्ट चैप्टर है ना 11th में, उसमें दे रखा है ये। अच्छा अच्छा, तो देखो आ सकती है फिर तो भैया। वो कह रहा है कि फर्स्ट चैप्टर में दे रखी है 11th की, सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 4 नंबर पेज पे लिख लो तो फिर आ सकती। नहीं, ज्ञान बढ़ाओ प्रोग्राम कहाँ है जब 11th की बुक में दे रखी है। ठीक है भैया। तो भैया रह गया हो तो वो भी बढ़ा देंगे। शायद साबुन रह गया, अभी कपड़े धोना भी तो सीखना है। अगर डॉक्टर टीचर नहीं बने तो फिर क्या करोगे? है क्यों भैया? क्यों प्रदीप बाबू? तो कल बनेंगे धोबी, तो तैयार रहे धोबी बनने के लिए। एक्चुअल में साइंस ना नौकरी के लिए कभी पढ़ाई नहीं जाती थी। अगर ये नौकरी के लिए नहीं पढ़ाई जाती ना तो बच्चे सारे इसको याद कर लेते। एक्चुअल में साइंस बनाई इसीलिए थी कि लोग बाग इसका यूज करेंगे, पर अब ये क्या है, नौकरी से जुड़ गई तो अब बच्चे को टेंशन आ गई साइंस पढ़नी। नहीं तो एक्चुअल में साइंस का मतलब है नॉलेज गेन करना कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। समझेगी नहीं कि बीमारी का इलाज क्या है। पर यह बच्चे की पढ़ाई में काम आ रही है कि भैया इसको करेगा तो पहले नौकरी लगेगी, बाद में ढूंढ लूंगा। फिर बाद में क्या है, बच्चा कुछ नहीं ढूंढता कि हो गई, जितना ढूंढना था ढूंढ लिया। तो बच्चे साइंस को इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहे, नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, नौकरी के लिए। अगर कल को ये हो जाए कि MBBS में फिजिक्स मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आएगी तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर के बाद एक भी बच्चा दिखाई नहीं दे। सही है कि नहीं? इसीलिए क्या है कि समझ नहीं आती। तो भैया बाकी पढ़ते हैं कल।